किताब महाराजा बाग पाँचवा। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं महाराजा किताब का पाँचवा भाग, जिसके लेखक हैं दीवान जर्मनी दास। और ये पटियाला राजघराना में ब्रिटिश राज के दौरान वहाँ पर दीवान थे और इन्होंने बिल्कुल सच्ची घटनाओं की एक किताब लिखी है जो मैं आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं पाँचवा भाग। इस किताब में लिखे गए सारे ही किस्से असली हैं, कोई भी दिमाग से बनाया हुआ नहीं है। महान महाराजा के अंतिम क्षण। पटियाला नरेश महाराजा भूपेंद्र सिंह महाराजा आला सिंह के वंशज थे। आला सिंह ने लूट की बड़ी संपत्ति इकट्ठी की थी, जिसमें अनेक बेशकीमती हीरे जवाहरात और रत्नभूषण थे। उन्होंने अपनी रियासत का इलाका भी काफ़ी दूर तक बढ़ा लिया था। महाराजा भूपेंद्र सिंह बड़े विद्वान और कुशल व्यक्ति थे। उन्होंने अपने राज्य में एक से एक बढ़कर कार्यकुशल विद्वान और अनुभवी मिनिस्टर और उच्च अधिकारी नियुक्त किए हुए थे, जो उनके दम तक स्वाभिक्त और सच्चे बने रहे। स्वतंत्र भारत के सुख्यात राजदूत सरकार के एम पनिरकर, जो चीन, मिस्र और फ्रांस में रह चुके हैं, उन दिनों में पटियाला के विदेश मंत्री थे। पेप्सू राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्नल रघुबीर सिंह पटियाला राज्य की कैबिनेट में सदस्य थे और गृह व्यवस्था के मंत्री थे। नवाब लियाकत हयात खां कई साल तक पटियाला के मुख्यमंत्री रहे। कानून मंत्रालय इलाहाबाद के मशहूर वकील श्री N.S. रैना के हाथ में था। मैं भी पटियाला के मंत्रिमंडल में कृषि, उद्योग, वन और स्वास्थ्य मंत्री रहने के अलावा महाराजा का निजी कार्य मंत्री था। और भी अनेक विद्वान तथा योग्य प्रशासक अधिकारी महाराजा ने अपने यहाँ नियुक्त किए हुए थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह के पिता महाराजा सर राजेंद्र सिंह GCSI बेहद शराब पीने के कारण 28 वर्ष की उम्र में मर गए थे। उनके सलाहकारों और मुसाहिबों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि महाराजा भूपेंद्र सिंह अपने पितामह के और पिता की इस बुरी आदत से दूर रहें। उनको पढ़ाने के लिए एक अंग्रेज मास्टर रखा गया। हिंदू और सिख अध्यापक भी महाराजा को शिक्षा देते थे। 18 साल की आयु में महाराज बड़े विद्वान और कुशल व्यक्ति बन गए। युवा होने पर दरबारियों ने बेहद कोशिश की कि महाराजा को शराब और औरतों का चस्का लग जाए, मगर महाराजा अपने को इन प्रलोभनों से बचाते रहे। उनको बुरे व्यंजनों में फंसा रखने में दरबारियों का निजी लाभ था, लिहाजा लगातार कोशिशें चलती रहीं और अंत में महाराजा उनकी चालबाजियों के शिकार बन ही गए। वे दुष्ट दरबारी जवान और सुंदर लड़कियां खोज लाते और वे अपने हाव भाव से महाराजा को फंसाने की चेष्टा करती। महाराजा भी आखिरकार पुरुष थे, वे अपने को बचा न सके। ये लड़कियां हिंदुस्तान के सुदूर प्रांतों से लाई जाती थी और खूबसूरती के लिहाज से उनका चुनाव होता था। वे कमसिन और चंचल होती थी। जब महाराजा का स्वर्गवास हुआ, उस समय उनके रानीवास में 332 औरतें थीं। उनमें से 10 ऐसी थीं जो महारानियां कहलाती थीं, 50 रानियां थीं और बाकी सब महाराजा की चहेतियां, रखेलें और परिचारिकाएं थीं। वे सब हर वक्त महाराजा की सेवा में तैनात रहती थीं। दिन हो या रात, महाराजा उनमें से जिसे चाहते उसी के साथ अपनी काम वासना बुझा सकते थे। कम उम्र की नाबालिग लड़कियां महल में रखी जाती थीं। जब वे जवान हो जाती थी, तब उनसे दासियों का काम लिया जाता था। उनका खाना पीना और रहन सहन सब रानीवास के नियमानुसार चलता था। पहले उनको सिगरेट, शराब वगैरह महाराजा को पेश करने के लिए सौंपा जाता। महाराजा उनको प्यार करते, लिपटते चिपटते और उनका चुंबन भी लेते। ज्यों ज्यों वे महाराजा की निगाहों में चढ़ती जाती, त्यों त्यों उनका रुतबा बढ़ता जाता। यहाँ तक कि उनमें कुछ जो खुशकिस्मत होती थी, रानी महारानी बन बैठती थी। जब कभी
कोई नई औरत को महाराजा अपनी महारानी बनाने को तुरंत भारत की ब्रिटिश सरकार से उनकी पदवी की मान्यता प्राप्त कर लेते। ऐसी महारानियों से जो संतान होती वह महाराजा की कानूनी संतान मानी जाती और उसे वे सभी अधिकार प्राप्त होते जो राजकुमारों और राजकुमारी को हासिल होते थे। महारानियों और महाराजा की चहेतियों में और भी कई बातों का फर्क समझा जाता था। महारानियों को दिन का और रात का खाना व चाय सोने के कटोरों और तस्तरी में परोसी जाती और उनकी तादाद 100 से करीब होती। तरह तरह के पुलाव, जर्दा, शोरबा, मांस मछली, पुडिंग, खीर, हलवा वगैरह उनको खाने में मिलते थे। रानियां चांदी और कटोरों रानियां चांदी के कटोरों और थालियों में खाना खाती और उनकी तादाद कुल 50 होती थी। बाकी सब औरतों को पीतल व कांसे के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। उनकी तादाद 20 से ज़्यादा न होती। महाराजा हीरे जवाहरात जड़े सोने के बर्तनों में भोजन करते और उनके सामने लगाई जाने वाली प्लेटों की तादाद कभी 150 से कम न होती थी। खास मौके जैसे महाराजा महारानियों जहाँ राजकुमार राजकुमारियों की सालगिरह पर शानदार दावतें होती थी। 250 से 300 तक मेहमानों के लिए मेज़ों पर खाना लगाया जाता। एक तरफ पुरुषों में महाराज, उनके बेटे, दामाद, रिश्तेदार और ख़ास निमंत्रित लोग बैठते थे। दूसरी तरफ महारानियाँ, रानियाँ और रानीवास की अन्य महिलाएं बैठती थी। खाना परोसने का काम इटालियन, अंग्रेज और हिंदुस्तानी बैरे करते थे। भोजन सामग्री में वह शराब बड़े ऊंचे दर्जे की होती थी। खाने की वस्तुओं की बड़ी बड़ी प्लेटों पर प्लेटें मेहमानों के आगे ढेर लग जाती थीं, यहाँ तक कि उनकी थोड़ी चूमने लगती। बैरे लगातार प्लेट पर प्लेट लगाते रहते। कभी कभी 10-20 प्लेटें एक पर एक कतारों में ढेर लग जाती। दावतों के बाद आम तौर पर नाच गाने की महफिल जमती, जिसमें तमाम रियासतों की मशहूर गाने वालियाँ और नर्तकियाँ भाग लेती थी। ऐसी महिलाओं का दौर अगले दिन सवेर तक चलता, जबकि सारे लोग शराब के नशे में मदहोश हो जाते। कई साल तक ये राग रंग इसी तरह चलते रहे। यूरोप, नेपाल और साइप्रस द्वीपों से लाई जाने वाली जवान सुंदरियां महाराजा के महल में थीं। वे सब एक से बढ़कर एक बेशकीमती पोशाकें और जवाहरात पहनती जो दुनिया में किसी दूसरी जगह मिल नहीं सकते थे। यहाँ तक कि हॉलीवुड के फिल्मी सितारों तथा फ्रांस और इंग्लैंड के राज परिवारों को भी नसीब न होते थे। दावत खत्म होने पर महाराजा अपनी मनपसंद औरतों को साथ लेकर अपने खास महल में चले जाते और बाकी सब मन ही मन ईर्ष्या से कुढ़ती रहती। महाराजा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए रानीवास की औरतें अनेक चालें चलती थीं। महाराजा उन सबको प्यार करते और उनका पूरा ख्याल रखते थे। जब नियमानुसार रोज की तरह डॉक्टर उनको देखने जाते तो वे तबीयत खराब होने की सूचना देती और कुछ ना कुछ शिकायत बता देती। अक्सर वे कब्ज की शिकायत बतलाकर डॉक्टरों से जुलाब की गोलियां मांग लेती। कई दिनों तक इसी तरह बहाना करके काफ़ी सारियां गोलियां इकट्ठियां हो जाती, तो जिस रात को वे महाराजा को अपने शन नागर में बुलाना चाहती, उसी दिन वे 3-4 खुराक गोलियां खा लेती थी। जब दस्त लग जाते तो तब महाराजा को खबर भेजी जाती। महाराजा उनको फौरन देखने आते। फिर बीमारी का नाटक जोर पकड़ता और घंटों चला रहता, यहाँ तक कि रात हो जाती। इस चालाकों से वे महाराजा को रोक रखती और उनके साथ रात बिताती। जब तक महाराजा जीवित रहे, उनको कभी पता न चला पाया कि रानीवास की औरतें उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ही बीमार हो जाती थी। रानीवास की औरतों और भी तरकीबों से काम लेती थीं। कभी कभी अपने अकेलेपन और महाराजा के प्रेम के कारण आत्महत्या कर लेने की धमकी देती। उनमें से कुछ ने सचमुच ही अपने कमरे की छत की कड़ी से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली और मर गई। तभी से अब तक कोई रानी या चहेती अकेलेपन की शिकायत करके महाराजा बेहद डर जाते थे। वे तुरंत उसके पास पहुंचते और हर मुमकिन तरीक़ों से उसे दिलासा देते। महल में कितनी ही औरतें ऐसी भी थीं जिनको महाराजा के जीवन काल में एक बार भी उनके आलिंगन और चुंबन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अपनी महारानियों और चहेतियों के प्रति महाराजा की आसक्त आध्यात्मिक प्रेम के कारण थी।
वे चाहते थे कि उनका प्यार जब सबको बराबर बराबर मिले। महल की औरतें भी इसी तरह उनको प्यार करती थीं। महाराजा जब कभी यूरोप की यात्रा पर जाते तो उनके साथ 1 दर्जन औरतें जरूर जातीं। भारत की सीमा पार करते ही उन औरतों के पदों का अंतर समाप्त हो जाता। महारानी, रानी और चहेती का फर्क मिट जाता। पेरिस और लंदन में पहुंचकर उनकी पोशाक, भोजन और निवास का भेदभाव जो पटियाला के मोती बाग पैलेस में प्रचलित था, एकदम समाप्त हो जाता। रानीवास की औरतों के लिए अपने खास महल मोती बाग पैलेस के इर्द गिर्द महाराजा ने कई महल बनवा दिए थे, जहां वे सख्त पर्दे में रहती थीं। महलों के आसपास हर 20 कदम पर संतरी पहरा देते थे। महल खूब सजे हुए थे और उनमें अंग्रेजी ढंग का फर्नीचर लगा हुआ था। महाराज के 2-4 विश्वस्त अधिकारियों और मिनिस्टरों के अलावा किसी को महल में जाने की इजाज़त ना थी। खास तौर से निमंत्रित विदेशी या भारतीय विशिष्ट व्यक्ति जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती थी, उनको ही महाराजा महल के अंदर दावत पद बुलाते थे। ऐसे मौके पर प्राइम मिनिस्टर या महाराजा को 2-4 विश्वास पात्र उच्च अफसर भी वहां मौजूद रहते थे। महाराजा की विशेष आज्ञा से बढ़कर एक सुंदर औरतें रेशमी कपड़ों और कीमती जवाहरातों से सजी मुस्कुराती हुई आकर मेहमानों को शराब पेश करती थी। पंजाबी पोशाक में कुछ आकर सिगरेट पेश करती थी। साड़ियों से सजी कुछ सुंदरियां फल और शराब लाकर मेहमानों की मेज पर लगाती। महाराजा इस बात पर ईर्ष्या नहीं करते थे कि उनके महल की औरतें मेहमानों से खुलकर हंसती बोलती थी। उनको सिर्फ बदतमीजी और शिशोरेपन से चिढ़ थी और ऐसी हरकतें वे बर्दाश्त न कर पाते। महल में जब अकेले होते तब दर्जनों सुंदरियां उनके पैरों के पास लेटी रहती। कुछ उनके पैर दबाती और संदेशा लाने व ले जाने का काम करती। जो सुंदरी उस रात को महाराजा के साथ सोने को चुनी जाती, सबकी नज़र उसी पर लगी रहती। वह आम तौर पर महाराजा की जांघ पर बैठती। उनकी पोशाक सुर्ख रंग की होती, एकदम झीनी और पारदर्शक। नाक में हीरे की कील, मोतियों के हार और लाल नीलम पुखराज जड़े बाजूबंद वह पहने रहती। उसी से महाराजा का प्रेम लाभ चलता रहता। महाराजा अपनी भोग विलास लिप्तता और आसपास के रजवाड़ों से तथा भारत के वायसराय से राजनीतिक झगड़े होने के कारण बीमार पड़े और उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत ने आ घेरा। फ्रांस के मशहूर डॉक्टर प्रोफेसर अब्रामी और डॉक्टर एंड्रे लिशविज, जिन्होंने इस रोग का नया इलाज खोज निकाला था, बुलवाए गए। उन लोगों को कुछ ऐसे इंजेक्शन तैयार करने थे जो रीढ़ की हड्डी में लगाने से मरीज को आराम मिलता था। महाराजा अपने इलाज के लिए यूरोप भी गए, मगर उनका ब्लड प्रेशर तमाम कोशिशों के बावजूद नियंत्रित न हो सका। इसकी खास वजह यह थी कि डॉक्टरों की सलाह को ना मानकर महाराजा शराब और औरतों से दूर न रह सके। एक रोज़ मेरे सामने ही अफसर प्रोफेसर इब्रामी ने महाराजा को साफ साफ कह दिया, अगर आपको ज़िंदगी प्यारी हो तो कुछ महीने के लिए अपनी काम उत्तेजना और शराब छोड़ दीजिए। मुझको सख्त ताजुब हुआ कि जब एक रोज़ रात के 2:30 बजे महाराजा ने टेलीफोन पर मुझसे कहा कि वे बड़ा आनंद मना रहे हैं और चाहते हैं कि मैं प्रोफेसर अब्रानी को लेकर फ़ौरन महल में उनके पास पहुंच जाऊं। मैंने तुरंत प्रोफेसर को सूचना दी और उनके साथ मोटर में चल पड़ा। महल में पहुंचकर हमने देखा कि अपने शाही नगर में कई औरतों के साथ महाराजा शराब के नशे में बेखबर पड़े हुए हैं। डॉक्टर ने तुरंत एक इंजेक्शन लगाया और जिससे ब्लड प्रेशर नीचे आया, मगर महाराजा शराब व औरतों के साथ रंगली रलियों में फिर मस्त हो गए। प्रोफेसर अब्रामी ने जब अच्छी तरह समझ लिया कि महाराजा उनकी सलाह पर नहीं चल सकते, तब उसने कहा कि अब आप काफ़ी अच्छी हालात में हैं, मुझे वापस जाने की इजाज़त दें। उसने सोचा कि ऐसा करने से महाराजा नाराज़ भी ना होंगे और उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। प्रोफेसर अब्रामी को फीस के तौर पर 1 लाख रुपए हर महीने मिलते थे, मगर उसे धन का लालच ना था। उसे अपनी प्रतिष्ठा और भारत के रजवाड़ों में जो सम्मान मिलता था, उसकी विशेष चिंता थी। अंतिम बार वह इंजेक्शन लगाकर चला गया, जिससे महाराजा का ब्लड प्रेशर नीचे आ गया।
मगर डॉक्टर की हिदायतों पर अमल ना करने की वजह से महाराजा का ब्लड प्रेशर फिर चढ़ गया। महाराजा की इच्छानुसार मैं प्रोफेसर अब्रामी से मिलने मुंबई गया। वापसी पर मैंने महाराजा की हालत बहुत ख़राब पाई। मेरी गैर मौजूदगी में उनका इलाज बदल दिया गया। डॉक्टर लिशविस और अन्य फ्रेंच डॉक्टरों ने पेरिस में प्रोफेसर अब्रामी को तार द्वारा खबर दी कि अब उनकी ज़रूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि महाराजा का इलाज हिंदुस्तानी डॉक्टर कर रहे थे। इसी बीच महाराजा का ब्लड प्रेशर और बढ़ गया तथा उनकी दोनों आँखों की रोशनी जाती रही। मेरी गैर मौजूदगी में महल की साजिशें जोर पकड़ गई। कुछ लोगों ने जो मेरे खिलाफ थे शहर में अफवाहें उड़ा दी कि फ्रेंच डॉक्टरों ने महाराजा को जो इंजेक्शन दिए थे उन्हें नुकसान कर गए। इस पर प्राइम मिनिस्टर सर लियाकत हयात खान ने फ्रेंच डॉक्टरों के महल में से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी और कहीं पब्लिक उनको परेशान ना करे। महाराजा हालांकि बिल्कुल अंधे हो चुके थे, मगर वे नहीं चाहते थे कि इस बात का पता महल की औरतों को चले। सदा की भांति वे अपने प्रिय परिचारक सरदार मेहर सिंह बिल्ला के साथ दाढ़ी संवारने को कहते, पगड़ी बंधवाते और आईने के मुंह करके, जिससे नौकर चाकरों को शक ना हो कि उनकी आंखों की रोशनी चली जा चुकी है। रोज की तरह उनकी आंखों में सुरमा लगाया जाता। महाराजा रेशमी शेरवानी और कश्मीरी डंग से सलवार पहनते। कपड़े पहनने के बाद वे हमेशा की तरह महल की औरतों को बुलाकर उनसे बातचीत करते। वे जान ना पाते कि महाराजा अंधे हैं। इस बात को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, मैं और महाराजा के 2-4 विश्वासी नौकर ही जानते थे। महाराजा की खास चहेतियाँ उनके बदन और पैर दबाती। सदा की भांति वे उनको लिपटते चिपटते। मरने के कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक औरत के साथ रति क्रीड़ा की। ठीक 9 महीने बाद उसके एक पुत्र हुआ। तब तक महाराजा का स्वर्गवास हो चुका था। महाराजा की बीमारी का हाल सुनकर सारे हिंदुस्तान की रियासतों के राजा महाराजा और उनके मित्र उनको देखने के लिए पटियाला आए, पर उनमें से गिने चुने लोगों को ही महाराजा ने कमरे में जाने दिया। दूसरों से कह दिया कि महाराजा की तबीयत अब अच्छी है और वे वापस चले गए। महाराजा की हालत बिगड़ती ही चली गई। उनके अंतिम दिनों में डॉक्टर B.C. राय, जो बाद में पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री बने, उनकी देखभाल के लिए लाए गए। मगर डॉक्टर राय के आने से ऐसा जान पड़ा कि अब तो महाराजा 2-4 दिन के मेहमान हैं। इसीलिए इलाज चलता रहा और एक रोज़ दिन के 12 बजे महाराजा को अचानक मूर्छा आ गई। आधे घंटे तक वे उसी बेहोशी की हालत में रहे, फिर उनकी मृत्यु हो गई। जितनी देर महाराजा बेहोश रहे, पूरे 8 घंटे बराबर उनकी सीनियर महारानियाँ, जो युवराज की माता थी, और दूसरी सभी महारानियाँ उनके पैर दबाती रही। महाराजा का आतंक ऐसा छाया कि युवराज सिंह की हिम्मत ना पड़ती थी कि जाकर खजाने और असल खाने पर सील मोहर लगवा देते। फाइनेंस मिनिस्टर सर फ्रेडरिक गांटलैंड और मैंने जब उनसे कहा कि राज्य की परंपरा अनुसार वे अपने कर्तव्य पालन करें, तब वे आगे बढ़े। यह सावधानी जरूरी थी ताकि कोई धन और हथियार की मदद से गद्दी पर जबरदस्ती कब्जा ना कर ले। पुराने ज़माने में किसी महाराजा की मृत्यु होते ही उनका कोई प्रतिद्वंदी, जिसका कुछ हक राजगद्दी तक पहुंचता हो, खजाने और असला खाने पर कब्जा करने के बाद रियासत की राजधानी पर हमला करता और अपने को महाराजा घोषित कर देता था। अफवाहें उड़ रही थी कि स्वर्गीय महाराजा के दूसरे पुत्र महाराजा कुमार ब्रजेश सिंह, जिनको जान भी कहा जाता था, और वे युवराज से पहले पैदा हुए थे, पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर अपना हक जताएंगे। यह खबर भी फैल रही थी कि युवराज के पक्षपाती और ब्रजेश सिंह के वफादारों में खून खराबे की नौबत भी महल के बाहर आ सकती है। प्राइम मिनिस्टर व दूसरे सभी मिनिस्टर ब्रजेश सिंह की साजिश को समझ चुके थे और सावधान हो गए थे। उन्होंने शहर के खास जगह फौज के जवान तैनात कर दिए। महाराजा की मृत्यु के 3-4 दिन पहले से जान की हिम्मत कुछ बढ़ गई, क्योंकि महाराजा उनके प्रति अधिक स्नेह दिखा रहे थे। ऐसा जान पड़ा कि अपने बड़े बेटे का हक छीन कर जो नाइंसाफ़ी महाराजा ने की थी, उसका उन्हें कुछ पछतावा हो रहा था। मरने से कुछ दिन पहले महाराजा ने मुझसे कहा था कि जान अगर महल में आए तो उसे महाराजा से मिलने से रोका न जाए।
मेरे द्वारा यह सूचना युवराज तथा प्राइम मिनिस्टर को मिली। उन दोनों ने मुझसे प्रार्थना की कि जान को किसी भी हालात में महाराजा से मिलने ना दिया जाए। अतः महाराजा के खास एडीसी ने, जो ड्यूटी पर तैनात था, जान से कह दिया कि महाराजा उनसे भेंट करना नहीं चाहते। अपनी मृत्यु के एक रात पहले महाराजा ने मुझसे जान को बुलाने की इच्छा प्रकट की। मैंने यह बात भी युवराज और प्राइम मिनिस्टर को बतला दी, जो अंदेशे में कांपने लगे और डॉक्टर कहीं जान की कि वो गद्दी का उत्तराधिकारी कोशिश ना कर दे। हम लोगों ने पूरी कोशिश से ऐसा इंतजाम किया कि जान से महाराजा की भेंट नहीं हो पाई। मूर्छा आने से पहले महाराजा ने कई दफ़ा पुकारा था, जान जान। 8 घंटे लगातार बेहोश रहने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। कोई दुर्घटना या बगावत ना होने पाए, इस ख्याल से युवराज सर फ्रेडरिक गंटलैंड के साथ जाकर खजाने और असला खाने को सील मोहर लगा आए थे। जब युवराज वापस लौटे, उस वक्त भी महाराजा बेहोश थे। युवराज बेहद डरे हुए थे और कि कहीं महाराजा होश में आए और उनको सील मोहर की बात ना पता चल जाए तो फिर उसकी खैरियत नहीं। अपनी ज़िंदगी में युवराज की यह हरकत को वे कभी माफ़ ना करते। महाराजा के मरते ही महल की औरतों ने अपनी पोशाकों और कीमती जेवरात उतार फेंके। हीरे मोती के हार, बाजूबंद वगैरह तोड़ डाले। कीमती से कीमती रत्न मिट्टी के डेलों की तरह फर्श पे बिखर गए। अपने प्रिय स्वामी और महाराजा के ना रहने पर उनका रोना चीखना दिल हिलाने वाला था। उन्होंने अपने सिर बाल नोच डाले और चिल्लाने लगी, ना जाइए, हमें भी साथ लेते चलिए। वे सब सारी रात जागती और रोती रहीं। उनके अपने कीमती रेशमी वस्त्र फटकर धुज्जियाँ उड़ गईं और जाड़े की रात में ठंड से अपने को बचाने की उनको कोई फिक्र न थी। अगले दिन सवेरे पटियाला नरेशों की वंश परंपरा तथा सिख धर्म के अनुसार महाराजा का शव को स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए और सभी राज चिन्हों और तमगों से सजाकर पगड़ी बांधी गई और राजमुकुट पहनाया गया। लाल रंग का कोट जिस पर हीरे और लाल टंके थे, यह शानदार था। महाराजा के खजाने का मशहूर हीरा सेस साउसी कोट पर दाहिनी तरफ टांग दिया गया था। यह बहुमूल्य हीरा फ्रांस और सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की सामग्री यूनिज ने एक दफ़ा पहना था। शव को सोने के कामदार जूते पहनाए गए, दाढ़ी संवारी गई और फिर सिंहासन पर बिठा दिए गए। अभिवादन के लिए महल के सभी पुरुषों और स्त्रियां आने लगे। सबसे पहले युवराज, फिर महारानियां, उनके बाद रानियां तथा महल की अन्य औरतें अंतिम प्रणाम करने आई। इसके पश्चात राज परिवार के लोग, प्राइम मिनिस्टर और राज कर्मचारियों की बारी आई। कुछ महिलाएं तो शोकावेग में सिंहासन के निकट बेहोश होकर गिर गईं और बड़ी कठिनाई से उनको अलग हटाया गया। रानीवास की सभी औरतें सादे सूती वस्त्र पहने हुई थी और किसी के शरीर पर एक भी जेवर दिखाई न देता था। करीब 3 घंटे बाद शव को सम्मानपूर्वक सेना की गाड़ी में रखा और जुलूस निकाल अंतिम संस्कार के लिए महल से चल पड़ा। शव यात्रा का जुलूस राजधानी के रास्तों पर गुजरने लगा। महाराजा का इलाज करने वाले फ्रेंच डॉक्टरों को मैंने मना कर दिया था कि वे जुलूस में शामिल ना हो। मुझे अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु के भड़काने पर लोगों की भीड़ उन पर हमला कर दे। पटियाला के इतिहास में महाराजा का अंतिम संस्कार अभूतपूर्व रहा। आसपास के रजवाड़ों के लोग और महाराजा की लगभग 1 लाख प्रजा उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठी थी। महाराजा में अनेक कमजोरियां थी, लेकिन प्रजा उनको बहुत चाहती थी। अगला भाग, महल की साजिशें। पटियाला रियासत के प्राइम मिनिस्टर सरदार बहादुर सर गुरनाम सिंह का बड़ा दबदबा था। शुरू जवानी में राजधानी से कुछ मील दूर रघु माजरा नामक गांव में रहा करते थे। उनके पास कुछ ज़मीन थी जिससे वह अपने हाथों खेती करके वे अपना पेट पालते थे। सौभाग्य से उनकी खूबसूरत बेटी का ब्याह पटियाला नरेश हिज हाइनेस महाराजा भूपिंदर सिंह मोहिंदर बहादुर से हो गया, जिससे 7 जनवरी 1913 में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम यादवेंद्र सिंह रखा गया और उसे युवराज की पदवी प्राप्त हुई। हालांकि कुंवर ब्रजेश सिंह, जो महाराजा का कानूनन विवाहित पत्नी से 6 महीने पहले 11 अगस्त 1912
में पैदा हुआ था, उम्र में बड़ा था। ऐसा हुआ कि कुंवर ब्रजेश के जन्म की तारीख 11 अगस्त 1913 लिखी गई। बाद में भारत सरकार का दबाव पड़ने पर सरकारी कागजों में दोनों राजकुमारों की जन्म तिथियां सही सही लिखी गई। इस संशोधन के बाद कुंवर यादवेंद्र सिंह को पटियाला की राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के प्रयत्न किए गए। वजह यह दिखाई गई कि पटियाला नरेश महाराजा भूपेंद्र सिंह की शादी कुंवर बजेंद्र सिंह की मां से कानूनी तरीके से नहीं हुई थी, इसीलिए कुंवर बजेंद्र सिंह राजगद्दी का हकदार न हो सकता था। भारत सरकार के राजनीतिक विभागों में भेजा गया कि यह आशय का आवेदन पत्र काम कर गया और कुंवर यादवेंद्र सिंह को युवराज घोषित किया गया। गुरनाम सिंह तरक्की की सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ते हुए रियासत के प्राइम मिनिस्टर बन गए। महाराजा पर तथा रानी महारानी पर जो उनकी बेटी थी गुरनाम सिंह का असर और दबाव था। पटियाला रियासत में उनकी तूती बोलती थी। गुरनाम सिंह ने खूब धन संपत्ति इकट्ठी की और अपने सगे संबंधियों को मंत्रिमंडल में शामिल करके उन्हें मिनिस्टर बना दिया। महल की व्यवस्था विभाग में जो जो खास जगह थी उन पर भी गुरनाम सिंह के भाई भतीजों की तैनाती हो गई थी, जिससे महाराजा और महारानी के आगे उनकी स्थिति मजबूत थी। प्राइम मिनिस्टर एक शानदार कोठी में रहते थे जिसमें एक बहुत बड़ा बाग था। यह बाग 12 महीने फूलों से लदा रहता था। कोठी में छोटे छोटे कई तालाब भी थे जिनमें प्राइम मिनिस्टर और उनके परिवारों के लोग नहाते थे और तैरते थे। वह कोठी महल के कुछ दूर थी, मगर गुरनाम सिंह बिला नागा रोज महाराजा से मुलाकात करने चले जाते थे। जब वे रियासत के इलाकों के दौरा पर होते, सरकारी काम में दिल्ली या किसी और शहर जाने या तबीयत ठीक ना होती, तब की बात और थी। लेकिन राजधानी से बाहर जाने से पहले वह किसी मिनिस्टर को जो उनका सगा संबंधी होता था अपनी जगह पर तैनात कर जाते, जिससे उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनको निकाल ना सके। गुरनाम सिंह बहुत वर्षों तक प्राइम मिनिस्टर रहा है। उनका रौब, शान शौकत और दबदबा सारी रियासत पर छा गया था। अलावा इसके महाराजा के शवसूर होने के नाते भी उनकी प्रतिष्ठा बड़ी जड़ी थी। किसी की हिम्मत न थी कि उनके शासन प्रबंधन की आलोचना कर सकता था या उनके खिलाफ महाराजा से शिकायत कर सकता था। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता था या जेल खाने में डाल दिया जाता था। रियासत के बड़े व छोटे अफसरान और रियाया के लोग उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि वे निर्दयी और कठोर होने के अलावा सनकी भी थे। जो कुछ में मन में आता था कर बैठते थे, क्योंकि जानते थे कि उनके खिलाफ किसी की सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने महाराजा के जवान तथा अनुभवी होने का पूरा फ़ायदा उठाया। गुरनाम सिंह की कोठी पर संगीन चढ़ी बंदूकें लिए संतरी सख्त पहरे पर 24 घंटे तैनात रहते थे। कोठी के भीतर जाने की हर एक को मनाही थी। मुलाकात करने वाले के लिए यह जरूरी था कि वे कम से कम 2-3 महीने पहले दस्तखत करवा कर लगाएं। उनके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी पूरी जांच पड़ताल करके परमिट देता था। परमिट पाने वाले लोग ही प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते थे। ज़्यादातर गुरनाम सिंह किसी से मिलते जुलते न थे। अपनी शान और बड़प्पन कायम रखने के ख्याल से वे सामाजिक उत्सवों और क्लबों में कभी नहीं जाते थे। उन दिनों सबसे अलग रहना रईसों की निशानी थी। सामाजिक मेल जोल सिर्फ बराबर वालों से चलता था। उन दिनों रजवाड़ों के बहुतेरे प्राइम मिनिस्टर यह समझते थे कि रियासतों के नागरिक और राज कर्मचारियों से वे बहुत ऊंचे हैं और इसीलिए वे सामाजिक जलसों में कभी शरीक न होते थे। सर गुरनाम सिंह शादी पार्टियों या अंतिम संस्कारों में बहुत कम जाते थे, क्योंकि ऐसे कामों में शरीक होना वे अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते थे। महाराजा के स्त्री विभाग का इंचार्ज एक चतुर अफसर था जिसका नाम था सरदार बूटाराम। एक दिन सीनियर महारानी ने किसी वजह से उसको निकाल दिया या अच्छी खासी आमदनी की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। उस सरदार ने महारानी के पिता गुरनाम सिंह को बदनाम करके उनको प्राइम मिनिस्टर की ऊंची नौकरी से निकलवा कर महारानी से बदला लेने की तरकीब सोची। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपमानित हो चुका हो और उसके
जिसके संगी साथी समझ गए हों कि वह महाराजा और प्राइम मिनिस्टर की नज़रों से गिर चुके हैं, यह काम आसान ना था। एक एडीसी को, जिसका नाम कप्तान चांदा सिंह था, महाराजा बहुत चाहते थे। चांदा सिंह बूटा राम का जिगरी दोस्त था। बूटा राम ने उसे सिखा पढ़ाकर पक्का कर दिया। चांदा सिंह राजी हो गया। बूटा राम ने अपनी योजना बतलाई। अब दोनों व्यक्ति सलाह करके महल के चिकित्सक कर्नल निरंजन सिंह के पास गए। निरंजन सिंह भी प्राइम मिनिस्टर को नीचा दिखाने की इस तजवीज़ में शामिल हो गया। इन तीनों ने गुटबंदी के जरिए पटियाला के महल में एक नया नाटक रचा दिया। साधारण तौर पर रोज़ दिन के 11 बजे प्राइम मिनिस्टर महाराजा से मुलाकात करके मोती बाग पैलेस पहुंच जाते थे और अपने आने की सूचना एडीसी को भिजवाते थे, जो हिज हाइनेस महाराजा को इस बात की इत्तला देता था। महाराजा अगर तैयार होते तो फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर को बुलवा लेते, परंतु तब जब महाराजा कुछ काम करते होते तो प्राइम मिनिस्टर महल की बैठक में, जो एडीसी के कमरे के से मिली हुई थी, में इंतज़ार करते। उनकी अच्छी खातिर की जाती, वहीं खाना खाते और महल में तब तक रुके रहते जब तक महाराजा मुलाकात के लिए ना पहुंचते। चूँकि प्राइम मिनिस्टर उनके ससुर थे और महाराजा उनकी इज्जत करते थे, इसीलिए उनको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। उनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ज़रूर महाराजा से भेंट करने के लिए कई रोज़ इंतज़ार करना पड़ता था। अगले दिन नियमानुसार ठीक वक्त पर प्राइम मिनिस्टर महल में पहुंच गए और एडीसी के दफ्तर में दाखिल हुए। एडीसी कप्तान चांदा सिंह ने इसकी सूचना दी और महाराजा की तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए आज वे उनसे मुलाकात ना कर सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने चांदा सिंह से कहा कि मेरी तरफ से पूछ लीजिए कि महाराजा का मिजाज कैसा है। इतना कहकर वे वापस चले गए। अगले दिन वे फिर आए और महाराजा का संदेशा उनको मिला कि तबीयत ठीक न होने के कारण आज भी महाराजा प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात ना करेंगे। पूरा एक हफ्ते तक रोजाना इसी तरह वे महल में जाते रहे और कप्तान चांदा सिंह महाराजा का संदेशा उसी तरह दोहराता रहा। जब पूरे 10 दिन बीत गए तो प्राइम मिनिस्टर ने चांदा सिंह से कहा कि जैसे ही महाराज की तबीयत ठीक हो जाए उन्हें फ़ौरन इत्तला पहुंचानी चाहिए, जिससे वे आकर महाराजा से भेंट कर सके। इधर महाराजा रोज़ चांदा सिंह से पूछते कि प्राइम मिनिस्टर नियमित रूप से रैयत का कामकाज करने क्यों नहीं आ रहे, तो चांदा सिंह हर दफ़ा यही जवाब देता कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने कहला भेजा है कि तबीयत संभलते ही खिदमत हाजिर होंगे। कुछ रोज़ और बीत गए, तब महाराजा ने महल के चिकित्सक कर्नल निरंजन सिंह को बुलाकर कहा कि जाकर देखे कि प्राइम मिनिस्टर की हालत ठीक कैसी है। जनरल निरंजन सिंह तुरंत प्राइम मिनिस्टर की कोठी पर गया और उनसे कहा, महाराजा की सेहत अभी तक नहीं सुधरी, जैसे ही सुधर जाएगी आपको बुलवाया जाएगा। घंटे 2 घंटे यहाँ बैठकर निरंजन सिंह वापस महल पहुँच गया। फिर चांदा सिंह और बूटा राम ने सलाह करने के बाद तजवीज़ के मुताबिक महाराजा के पास जाकर बतलाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की हालात ख़राब हैं और मुझे शक है कि उनकी बीमारी ऐसी ख़तरनाक है कि उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। महाराजा प्राइम मिनिस्टर की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हो गए। उधर प्राइम मिनिस्टर को महाराजा की बीमारी की चिंता थी। दोनों में से सच्ची बात का पता किसी को ना था। इसी तरह 2 महीने गुजर गए। जब प्राइम मिनिस्टर के दोस्तों को संदेह होने लगा कि दाल में कुछ काला है, उन्होंने कुछ विश्वस्त मित्रों ने जाकर प्राइम मिनिस्टर को सलाह दी कि महाराजा से मुलाकात जरूर करें। प्राइम मिनिस्टर ने कई संदेश भेजे, खत लिखे और कर्मचारी भेजे, मगर महाराजा तक पहुंचना मुश्किल हो गया। महल में अफवाहें फैल रही थी कि महाराजा प्राइम मिनिस्टर से नाराज़ हैं और जल्द ही उनको बर्खास्त कर देंगे। महल के तमाम कर्मचारी अब सरदार बूटा राम की तरफदारी करने लग गए थे। अफवाहों से बूटा राम की हिम्मत और बढ़ गई। महाराजा ने कई निजी खिदमतदार भी साजिश में शामिल हो गए और प्राइम मिनिस्टर को निकाल देने की कोशिश में हिस्सा लेने लगे। बात यहाँ तक बढ़ गई कि प्राइम मिनिस्टर के कुछ वफादार दोस्त भी उनका साथ छोड़कर सरदार बूटा राम की तरफ बन गए। कर्नल निरंजन सिंह ने एक रोज़ बड़े विश्वास के साथ महाराजा को बतलाया कि प्राइम मिनिस्टर अब सचमुच पागल हो चुके हैं और अगर महाराजा ने उनसे मुलाकात की तो यकीन है कि वे फ़ौरन महाराजा पर हमला कर देंगे। निरंजन सिंह ने यह भी कहा कि इस खबर को पोशीदा रखिए और महारानी जी को ना बताइए, क्योंकि उनके ज़रिए अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जान गए तो मुझे सख्त सज़ा मिलेगी।
महाराजा मान गए और महारानी तक इसका कोई जिक्र न किया। महाराजा ने निश्चय कर लिया कि जब तक प्राइम मिनिस्टर अच्छे नहीं हो जाते तब तक उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। उन दिनों मलेरकोटला रियासत के राज परिवार से संबंधित नवाब सर जुल्फ़ी खान अली खां पटियाला महाराजा के यहाँ काम करते थे, जिनकी सेवाएं भारत सरकार से मांग कर प्राप्त की गई थी। महाराजा ने हुक्म जारी कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर की सेहत ठीक होने तक नवाब जुल्फ़ी खान अली खां कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। जब यह सूचना प्राइम मिनिस्टर सर गुरनाम सिंह को मिली तो मानो उन पर बिजली गिर पड़ी। वे एकदम बौखला गए और पाँव पैदल महाराज के मुलाकात करने के महल की तरफ भागे। महल के भीतर आकर वे चहलकदमी करने लगे। चांदा राम ने ड्यूटी पर तैनात संतरी को हुक्म दिया कि उनको आगे जाने से रोक दिया जाए। इस पर गुस्से से लाल पीले होकर गुरनाम सिंह अपनी कोठी में वापस चले गए और अपने विश्वास पात्र मिनिस्टरों को बुलाकर उनसे सलाह लेने लगे अब आगे क्या करना होगा। मगर तब तक उनकी स्थिति और भी कमज़ोर हो चुकी थी। उनका ओहदा और अधिकार समाप्त हो गए थे। उनके विश्वासी मिनिस्टर आज्ञा पालन तो दूर रहा, उनके साथ बात करने को तैयार न थे। उनमें से एक दो ने तो गुरनाम सिंह को सलाह दी कि जब महाराजा शिकार के लिए निकलें तब सड़क पर उनसे मुलाकात कर लें। महाराजा शिकार पर जाने वाले हैं। यह खबर मिनिस्टर ने गुरनाम सिंह को दे दी। गुरनाम सिंह को यह रास्ता अच्छी तरह मालूम था जिधर से होकर महाराजा राजधानी से 75 मील दूर पिंजौर के पास रियासत के सुरक्षित जंगल में शेर का शिकार खेलने जाया करते थे। हिमालय की तलहटी में पिंजौर कालका अंबाला रोड पर कालका से लगभग 3 मील दूर यह जगह मुगल बाग के कारण प्रसिद्ध है, जो संसार का सबसे शानदार बाग माना जाता है। यह बाग चौरस बबूतरों की लंबी चौड़ी सीढ़ियों की शक्ल में बना हुआ था। मेहरा बार फाटक के देखने पर ही उनकी सुंदरता का पता चल सकता था। इसकी इमारत पुरानी शैली और रचना सौष्ठ का एक सुंदर नमूना था। बाग में बारादरी महल है जिसमें 12 द्वार हैं। तालाब के पार रंग महल नाम का दूसरा महल है। जल पर्याप्तों से कुछ गजों के फासले पर शीश महल और ये सभी इमारतें बड़ी शानदार और देखने योग्य हैं। आज से 350 वर्ष पहले सूबेदार फिदाई खां ने जैसा इन इमारतों को बनवाया था उसी हालत में अब तक बनी हुई थी। यहाँ के चश्मे, गुसल खाने और आसपास बने मंदिर बहुत पुराने और महाभारत कालीन माने जाते हैं। अपने एक दो मित्रों के साथ प्राइम मिनिस्टर गुरनाम सिंह चुपचाप मोटर से पिंजौर पहुंचे और उस सड़क के किनारे जंगल में छिप कर बैठ गए जिधर से महाराजा शिकार खेलने के लिए जाने वाले थे। कुछ दिन पहले खबर मिली कि वहाँ के जंगल में नेपाल से 5 शेर आ गए हैं। गुरनाम सिंह और उसके साथियों ने किसी किसानों का बेस बना रखा था और जिस जगह महाराजा के ठहरने के लिए खेमे लगाए गए थे वहाँ से थोड़े फासले पर एक गांव में डेरा जमाया हुआ था। सुदूर जंगल में तमाम खेमे लगा कर बिजली, पानी और सफाई का इंतजाम किया गया था। महाराजा अपने परिवार के लोगों, रियासत और सैकड़े अफसरों और मेहमानों के खाने पीने, शराब तथा अन्य आराम की चीज़ों की इतनी बड़े पैमाने पर व्यवस्था थी कि ऐसा जान पड़ता था कि मानो पिंजौर के जंगल में मोटा माटा शहर बस गया है। चारों तरफ पूरी चहल पहल और रौनक थी। जंगल में काफ़ी ऊंचाई पर जहाँ शेर छलांग ना लगा सके, पेड़ों पर मचान बांधे हुए थे। पेड़ों की पत्तेदार हरी डालियों से मचानों को चारों तरफ से आवड़ दी गई थी ताकि शिकारियों को जानवर देख ना पाए। उन्हीं डालियों और पत्तियों के बीच से बंदूकों और राइफलों से शिकार पर निशाना लगाए जाते थे। मचानों पर खाने और शराब का इंतजाम रखा गया था। मचान पर बैठने वालों को खामोश रहना पड़ता था जिससे आवाज़ सुनकर शेर भाग ना जाए। लोग सांस तक रोके रखते थे। हर शिकारी के थैलों में बांध कर सारे दिन के लिए खाना और शराब दे दी जाती थी। महाराजा और उनके मेहमान हाथियों पर सवार होकर आए और मचानों पर चढ़ गए। हर एक के पास भरी बंदूक थी। मोटरें वहाँ से कुछ मील पीछे छोड़ दी गई थी। ढोल, नगाड़े और नरसिंगे बजाते हुए करीब 1000 हकवाहों ने 3 तरफ से घेरा बनाकर शेरों का हाका किया।
उन आवाज़ों से डरकर शेर दूर हटते गए। 3 नर और 2 मादा शेर हाके में पड़ गए, जिनमें से एक शेर ने गुस्सा होकर हमला कर दिया और 2 हकवाहों को बेहद लहूलुहान करके जंगल में जा घुसा। जब कि ये दोनों हकवाहें अपना दम तोड़ रहे थे, उस वक्त बाकी लोग महाराजा की नाराज़गी डर से जान पर खेल कर दूसरे शेरों को हाँक रहे थे। हक वाले शेर को एक एक कर मचानों के सामने खदेड़ लाते थे। महाराजा और उनके मेहमान उसे अपनी गोलियों का निशाना बनाते। एक शेर ने घायल होकर ऐसी छलांग मारी कि मचान के करीब पहुंचते पहुंचते रह गया। हालांकि शिकार के खास अफसर ने मना किया, मगर महाराजा मचान के नीचे उतरकर पैदल शेर के शिकार करने पहुंच गए। वे बिल्कुल अकेले घूमते हुए जंगल में शेर की तलाश करने लगे। उनको शेरों से जरा भी डर ना लगता था। उन्होंने 5वें शेर को देख लिया, अगर निशाना साधने से पहले ही शेर की नज़र महाराजा पर पड़ गई मगर निशाना साधने से पहले ही शेर की नज़र महाराजा पर पड़ गई। वह बड़े जोर से गरजा और बिजली की तरह तड़प कर उस पर आ गया। महाराजा ने होश हवास दुरुस्त किए। हाके वालों ने शेर को आगे बढ़ने से रोका। शेर घूम गया। महाराजा ने फौरन गोली चलाई। वह बड़ी हिम्मत और सच्ची निशानेबाजी का काम था। महाराजा शिकार के इंतजाम से बेहद खुश हुए और तमाम शिकारगाह के अफसरों व मुलाजिमों को उन्होंने भरपूर इनाम दिया। कर्नल निरंजन सिंह और कप्तान चांदा सिंह को भी महाराजा ने कीमती तोहफे दिए। शिकार खत्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर गुरनाम सिंह और उसके दोनों साथी जो गांव में छिपे हुए थे, खबर पा गए कि महाराजा फलां वक्त राजधानी के लिए रवाना होंगे और मोटर में बैठकर आम रास्ते से गुजरेंगे। बस तीनों जने चुपचाप गांव में चले गए और रास्ते के किनारे एक बरगद पर चढ़ गए और पत्तों की आड़ में अपने आप को छिपा लिया। किसी तरह यह बात जाहिर हो गई कि मिनिस्टर और उनके दोनों साथी गांव से चले गए हैं। वजह यह थी कि सरदार बूटा राम और उनके तरफदारों ने मुअत्तल प्राइम मिनिस्टर की हरकतों पर सख्त नज़र रखी हुई थी और उनको मालूम हो चुका था कि महाराजा की वापसी पर गुरनाम सिंह उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। कर्नल निरंजन सिंह और कप्तान चांदा सिंह जब महाराज की निगाहों में चढ़ गए थे, क्योंकि उन्हीं के अच्छे इंतजाम के कारण महाराजा को शिकारों के में 5 शेर मार लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इन दोनों ने जाकर महाराजा को खबर दी कि गुरनाम सिंह का दिमाग एकदम खराब हो चुका है और उनको जल्द ही पागल खाने भिजवा देना जरूरी है। अगर रास्ते में कहीं दिखाई पड़े तो महाराजा शोफर की तेज़ी से मोटर चलाने का हुक्म दे दे, ताकि कहीं गुरनाम सिंह महाराजा पर हमला न कर बैठे, जिसका बहुत अंदेशा है। यह सुनकर महाराजा डर गए। आगे आगे उन्हें कई मोटरें भेजी, यह देखने के लिए कि आम सड़क पर कहीं गुरनाम सिंह खड़े तो नहीं हैं। सबसे पीछे मोटर में महाराजा रवाना हुए। आगे वाली मोटरों के लोग गुरनाम सिंह को देख ना पाए। यूं ही गुरनाम सिंह और उसके साथी ने महाराजा की मोटर, जिस पर राज्य का झंडा लगा था, आते देखी तो वे महाराजा से भेंट करने को तैयार हो गए। महाराजा की मोटर अभी मुश्किल से बरगद के पास से गुजर ही पाई थी कि गुरनाम सिंह और उसके दोनों साथी नीचे कूद गए। गुरनाम सिंह जोर से चिल्लाया, योर आइनस, मैं भला चंगा हूँ, होशो हवास में हूँ, मेरे खिलाफ साजिश की गई है। महाराजा के शोफर को कर्नल निरंजन सिंह ने हिदायत दी, खबरदार, गाड़ी ना रोकना, तेज चलाओ। गुरनाम सिंह गाड़ी के पीछे चिल्लाते हुए दौड़े, योर हाइनेस, योर हाइनेस। पीछे दूसरी गाड़ी में आते हुए पुलिस इंस्पेक्टर जनरल सरदार ताराचंद ने अपने सिपाहियों की मदद से फौरन गुरनाम सिंह और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। रास्ते में कर्नल निरंजन सिंह और कप्तान चांदा सिंह ने महाराजा को बतलाया कि प्राइम मिनिस्टर बुरी तरह से होशो हवास खो बैठे हैं और अब इस काबिल हैं कि उनको किसी तरह पागल खाने बंद करके रखा जाए। महाराजा को अब पहले से भी ज़्यादा पक्का यकीन हो गया कि प्राइम मिनिस्टर सचमुच पागल हो गए हैं। उनको बड़ी दया भी आई। उन्होंने सरदार ताराचंद को आज्ञा दी कि महाराज अस्पताल के करीब किसी मकान में गुरनाम सिंह को ले जाकर रखें और उनके इलाज का इंतजाम कर दें। मकान पर पहरा रहे, उनको तब तक घर से बाहर न आने दिया जाए जब तक वे अच्छे न हो जाएं। राज्य के शासक के विरुद्ध साजिश करने के अपराध में गुरनाम सिंह के दोनों साथी 14 साल की सख्त कैद भुगतने के लिए जेल में डाल दिए गए। कुछ अरसे बाद कर्नल निरंजन सिंह ने महाराजा को सलाह दी कि प्राइम मिनिस्टर को रियासत से बाहर किसी पागल खाने में दाखिल कराना ठीक होगा, जहां तक बाकायदा इलाज हो सके।
क्योंकि रियासत के अस्पताल में ऐसे ऊंचे दर्जे के रईस के इलाज की कुल कुल सुविधाएं मिलना कठिन है। महाराजा ने यह सलाह मान ली और प्राइम मिनिस्टर को देहरादून के एक पागलखाने में भेज दिया। गुरनाम सिंह के मन में इस बात का इतना रंज था कि ऊंचे दर्जे की इस साजिश का शिकार बनकर वे अपने दिमाग का संतुलन खो बैठे और सचमुच पागल हो गए। ये था महाराजाओं की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल जिन्होंने मुझे भी हिला कर रख दिया। ठीक है, अभी मिलेंगे हम अगले हिस्से में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते।